नहीं नहीं, हो गया। ठीक। बाबा की खरी खोटी देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा यानी कि एडवोकेट देव लोहान का प्रणाम। साथ में स्लो जिंदगी और दैनिक अंगारा देख रहे तमाम दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ में जो शख्स मौजूद हैं वो इस देश के अंदर किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ में मौजूद हैं एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाले और गहन छानबीन के बाद ही अपना मत जो है वो स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखने वाले बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी, हम आपका स्वागत करते हैं इस परिचर्चा के लिए। आज की जो हमारी परिचर्चा का मुद्दा है वो मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। हमें एक दिन को याद करना चाहिए, जो दिन था 28 मई 2023 का दिन, जिस दिन भारत की पहली खुद की बनाई हुई संसद की इमारत का पदार्पण था। जिस दिन भारत के अंदर 193 देशों के मुख्य जो उनके आमंत्रित लोग थे, वो उनके अतिथिगण जो थे, 193 देशों के अतिथिगण संसद भवन के अंदर मौजूद थे, नवीन संसद भवन के अंदर। और उसी दिन पर एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया गया, एक ऐसा षड्यंत्र बुना गया कि पहलवान आंदोलन के नाम पर उसी दिन एक महापंचायत वहां पर बुलाई गई, जिस महापंचायत में हमारी बेटी है, हमारी बेटियों के साथ अन्याय हुआ है, तो हमारी बेटियों को न्याय दो। और उसी खास दिन को चुना गया, जिस खास दिन पर भारत एक इतिहास लिख रहा था। आज वो सारे के सारे जितने भी नेता थे, चाहे वो साक्षी हो, चाहे वो विनेश हो, चाहे वो बजरंग हो, वो यहाँ वहां से निकलकर कांग्रेस का पल्लू थाम चुके हैं। वो सारे के सारे जो नेता लोग थे वो मुफ्त की टिकट लेकर ओलंपिक खेल के आ चुके हैं। एशियन जो एशियन रेसलिंग कॉम्पिटिशंस जो थे वो खेल कर आ चुके हैं। लेकिन एक पूरे के पूरे समाज को उन्होंने देश के अंदर कलंकित करने का काम किया। एक पूरे के पूरे समाज को उन्होंने धर्म के खिलाफ खड़ा करने का काम किया। वो सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति के बारे में हम बाबा रामदास से जानेंगे कि आज उस पूरे के पूरे घटनाक्रम की क्या स्थितियां चल रही हैं। तो बाबा रामदास जी, हम आपके ओपनिंग रिमार्क्स इस पर चाहते हैं कि आज उस पूरे के पूरे वातावरण के अंदर एक पूरे के पूरे जाट समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई, जिस पूरे के पूरे जाट समाज को कलंकित करने की कोशिश की गई, उस षड्यंत्र का आज वक्त में, आज मौजूदा समय में क्या स्थिति है और आज उस मुकदमे में क्या चल रहा है। देव भाई, सबसे पहले तो एमएलए साहब विनेश फोगाट, एमएलए जुलाना, सांसद विधायक कांग्रेस की, और दीपक पूनिया किसान नेता, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, इन तीनों के जेल जाने का इंतजाम हो गया है। जेल में बड़ा, आपको पता है, जिस दिन पहले दिन इन्होंने धरना लगाया था, तब से लेकर आज तक मैंने 100 से ज्यादा वीडियो बनाई होगी। मेरी एक एक बात सच्ची से हुई है। बिल्कुल। मैं हवा में कभी कोई बात नहीं करता। जब हरियाणा का चुनाव होने वाला था तो सारी दुनिया कहती थी कांग्रेस जीतेगी, मैं कहा बीजेपी जीतेगी। और बिल्कुल। बाकायदा मैंने फैक्ट्स के साथ, मैंने ऐसे तीर तुक्का नहीं चलाया कि भाई छोरा होगा या छोरी होगी, छोरा कह दो 50% चांस है कि छोरा ही होगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। 99.9% चांस थे कि बीजेपी हारेगी। सारी दुनिया हम्म। कह रही थी, खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे। तब भी मैंने कहा था नहीं, बीजेपी जीतेगी। इसी तरह जब ये पहलवानों का धरना शुरू हुआ था, मैंने कहा था फ्रॉड है, फर्जी है, झूठ है। सारी दुनिया ने देखा। इसलिए आज कह रहा हूं, ये तीनों, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, ये इस केस में जेल जाएंगे, इंतजाम हो गया है। क्यों? टोटल 7 कंप्लेनेंट थी। एक ने तो पहले ही ले लिया, जिसके ऊपर हाँ, वो वापसी था। पॉक्सो लगा था, जिसकी कंप्लेंट पे उसने बोला जी ऐसा कुछ होया ही नहीं, मेरे से तो, मुझे तो बहला फुसला के मेरे तो कंप्लेंट लिखवा ली। जज ने वो खारिज कर दिया।
कि कंप्लेनेंट कह रही है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। एक थी साक्षी मलिक, उसके वकील ने कह दिया कि मेरे क्लाइंट के कंप्लेंट पर मुकदमा न चलाया जाए, चार्जेस ही फ्रेम नहीं किए जाएं। अर्थात साक्षी मलिक ने जो कंप्लेंट लिख के दी थी ना, एफआईआर कराई थी, उस पर मुकदमा ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई तथ्य आधार प्रूफ था ही नहीं। तो कोर्ट में पहले ही हैंड्स अप करेंगे जी, हम ना चला रहे मुकदमा। हालांकि बाद में जब किताब लिखी तब बोले बोले हम तो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर मुकदमा क्यों वापस ले लिया भाई? जब तू महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही है तो मुकदमा क्यों वापस ले लिया? खैर जी, फिर बच गई 3 और, उनके नाम नहीं लूंगा। उसमें से एक कोर्ट में झूठी सिद्ध हो गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने जो बातें कही थी वो सब झूठी पाई गई। और 2 ने और मुकदमे अपना बयान जो है वापस ले लिया कि ना जी मारी गेलिया कुछ ना होया, मारी गेलिया कुछ ना हुआ। ये साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट मेरे घर आई थी, ने बोला न्यू न्यू आरोप लगाने हैं, मारी गेलिया न्यू होया न्यू होया न्यू होया। तो मैंने कहते पर दीदी हमारे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उसने बकायदा कोर्ट में बयान दिए हैं। तो बोले होया तो हमारे साथ भी नहीं है, पर अगर हम फेडरेशन पे हमारा कब्जा हो जाएगा तो कुश्ती का भला होगा। तो 2 लड़कियों ने बकायदा कोर्ट में बयान देके एक तरह से हॉस्टाइल हो गई। अब बच गई 2, एक संगीता पूनिया, संगीता फोगाट पूनिया, और एक विनेश फोगाट। संगीता पूनिया आज तक अपना बयान देने कोर्ट गई ही नहीं। क्यों नहीं गई भाई? तो एक बार तो बोले मैं तो ओलंपिक की तैयारी कर रही हूं, मैं तो मुल्तानी मार रही हूं। मुन्ना तो ओलंपिक में पूरा मैट पाट दूंगी, इसी मुल्तानी मार दूंगी। आज तक कोर्ट में बयान देने नहीं गई। बोले हम तो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही हैं, ब्रजभूषण को जेल कराएंगे। अरे भाई बयान तो दो जाके। कभी तो जेल होगी। और विनेश फोगाट एक बार गई, दोबारा नहीं गई। सिर्फ एक बार गई, दोबारा नहीं गई। जबकि वकील बार बार, अच्छा वकील कहता है मैं इसका क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में करूंगा, पहले संगीता का बयान करो। तो ये बयान देने कोर्ट नहीं जा रहे, और पब्लिक को क्या बोलते हैं कि हम तो महिलाओं के, पहलवानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जी आज की स्थिति में यह है कि अगर आज जज चाहे ना आज, तो इस मुकदमे को खारिज कर दे। पॉक्सो वाले केस से तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी ऑलरेडी बरी हो चुके हैं, क्योंकि उस लड़की ने बोला जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पे तो दबाव डाल के, मुझे बहला फुसला के, मेरे पिता को बहला फुसला के झूठी कंप्लेंट कराई थी। अच्छा बाबा तो जी, मेरा एक अब सवाल है आपको। हाँ, मेरा सवाल ये कि देखिए, आप एक पुराने खुद पहलवान रहे हैं, आप एक प्रतिष्ठित कोच रहे हैं, आपकी एक पूरा इतिहास की आपकी जान, क्या ये तीनों जो पहलवान तथा कथित पहलवान, ये कभी पहलवान रहे भी हैं? क्योंकि कॉमनवेल्थ जीत लेना, मेरे को नहीं लगता कि कॉमनवेल्थ का कंपटीशन लेवल कोई बड़ा कंपटीशन है। और ओलंपिक में कोई ज्यादा इन्होंने आज तक इतना बड़ा मतलब उलटफेर नहीं किया है। तो क्या ये असल तरीके में उस तरह के पहलवान रहे भी हैं, या हमेशा ही ऐसे ही तिकड़मबाजी करके ही वहां तक पहुंच गए, जैसी तिकड़मबाजी नहीं ये इस आंदोलन के माध्यम से करना चाहते थे? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के बहुत तगड़े पहलवानों हैं सर। हम्म। ओलंपिक में मेडल तुक्के से नहीं आते। ओलंपिक ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स एक फर्जी टूर्नामेंट है रेसलिंग का, रेसलिंग का कॉमनवेल्थ गेम्स, पर ओलंपिक नहीं है जी। ओलंपिक में तो एक कुश्ती भी अगर जीत लेना ना, एक कुश्ती भी हम्म। अगर कोई जीत ले तो बोले भाई एक कुश्ती जीतता था ओलंपिक में। ओलंपिक में सर पार्टिसिपेट कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, पता है क्यों?
आजकल ऐसे ही ओलंपिक में कोई भी नहीं चला जाता जी। ओलंपिक में बाकायदे क्वालिफाई करना पड़ता है, और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इतना टफ है कि जो ओलंपिक खेलने जा रहा है ना, इसका मतलब वो वर्ल्ड क्लास पहलवान है। ये तीनों भारत ही नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में हुए हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये तो इसने विनेश विनेश फोगाट ने कुश्ती के साथ चूंकि गद्दारी की थी, इसलिए भगवान ने इसको सजा दी, क्योंकि तुमने कुश्ती को बदनाम किया था, इसलिए इसके गले में ओलंपिक का गोल्ड मेडल पहना हुआ भगवान ने छीन लिया। विनेश फोगाट की तो ये पोजीशन है, वो ओलंपिक का गोल्ड लाती जी। और बजरंग पूनिया भी अगर इस पचड़ों में नहीं पड़ता, अपनी पहलवानी को कंटिन्यू रखता, तो अभी कम से कम एक ओलंपिक और खेलता। और सर, ओलंपिक एक ऐसी इतना लेवल का टूर्नामेंट होता है कि मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, वह गोल्ड भी जीत सकता था, पर सर गंदगी में उलझ के ये तीनों जो है ना, देखिए साक्षी का तो करियर खत्म हो चुका था, वो रिटायरमेंट के नजदीक थी, हाँ जी, उसको तो इंडिया में ही लड़कियां हराने लग गई थी। परंतु विनेश और बजरंग ने अपना कुश्ती का कैरियर खुद खराब किया है। अगर ये ऐसा न करते तो आज ये दोनों ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट होते। मैं तमाम दर्शकों से माफी चाहूंगा, एक नहीं, कोई नहीं, टेक्निकल वो हम ग्लिच। सुनिए सुनिए, एडिट कर लेंगे। अब आप अपना सवाल वो आ, आप हाँ, सवाल जो पूछ रहे थे उसको दोबारा शुरू ठीक कर है। ले। रेडी, 1 2 3, रेडी 1 2 3, स्टार्ट। अच्छा बाबा जी, मैं एक और सवाल जो मेरे मेरे नहीं तमाम दर्शकों के मन में भी है कि एक पहलवान बनने के लिए एक बहुत प्रखर बुद्धि चाहिए, क्योंकि सामने वाला जो प्रतिद्वंदी है उसके दांव पेच समझना, खुद फिर दांव पेच लगाना, तो एक प्रखर बुद्धि का खेल है पहलवानी। तो इतनी प्रखर बुद्धि होने के बावजूद भी ऐसा क्या था जो ये तीनों पहलवान इस देश के खिलाफ की गई साजिश का हिस्सा बने? सर आपने देव भाई बहुत बड़ी बात पूछ ली, देश के खिलाफ साजिश। जी हाँ, ये कांग्रेस पार्टी की सिर्फ कुश्ती के खिलाफ नहीं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं, ये वाकई देश के खिलाफ एक साजिश थी। जैसे जब पहले दिन धरना लगा, तो उस धरने के कुछ दिन बाद एशियन चैंपियनशिप होने वाली थी दिल्ली में, और इन पहलवानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली और भारत महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, इसलिए एशियन चैंपियनशिप को दिल्ली में न कराया जाए। और फिर यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने उस एशियन चैंपियनशिप को यहां से हटा के कहीं विदेश में कराया था। तो भारत की कितनी बदनामी हुई कि यहां पे तो महिलाओं का ऐसे ऐसे इनके साथ इतने बड़े, इन्होंने कहा था 1000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। यकीन। तो ये देश के खिलाफ साजिश थी सर, पूरा देश बदनाम हुआ। और अंत में बात, उन्हीं लड़कियों ने आरोप लगा दिया, अब कह दिया वापस कि नहीं जी ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इन लोगों ने तो बाकायदा कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए ये झूठे आरोप लगाए थे। और सर एक बात बताइए ना, कुश्ती के साथ इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी कि आप 1000 बच्चियों को यदि इस प्रकार झूठे आरोप लगा के बदनाम कर देंगी, तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को, मैं ये पहले दिन से भेजता हूं, प्रश्न पूछता हूं कि कौन माँ बाप अपने बच्चों को पहलवानी करने के लिए भेजेगा जब ऐसे घिनौने आरोप झूठे। अच्छा, मैं मेरा एक सवाल है, आज वो सब लड़कियां हॉस्टाइल हो गई, उन्होंने सबने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिन पुरुषों ने गवाहियां दी थी ना, उन्होंने भी मना कर दिया जी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बयान दिए हैं। और आप तो खुद एडवोकेट हैं सर, मुझे देव भाई एक बात बताइए, अभी रिसेंटली एक हाई कोर्ट से एक महिला को 7 साल की सजा हुई है, क्योंकि उसने एक षड्यंत्र करके एक व्यक्ति को SC/ST एक्ट में झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की थी, उस आदमी को बाइज्जत बरी किया, और झूठे आरोप लगाने वाली को 7 साल की सजा हुई, आप जानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा बाबा जी।
झूठे मुकदमे और झूठी गवाही के लिए 100 आईपीसी का एक्ट 192, 192, 193, 195 ए, 203 और 211, ये लगभग 5 से 6 धाराएं लगती हैं जब आप झूठी गवाही देते हो, झूठे मुकदमे करते हो, झूठे सबूत पेश करते हो। और इसमें 2 साल से 4 प्रावधानों में 2 साल से 7 साल तक की सजा है। और शायद 195 ए में आजीवन कारावास की भी इसमें प्रावधान है। तो अगर इनको सजा होगी तो इनको कम से कम 7 साल की सजा इनको जाएगी। तो मेरा फिर से यही आपसे जो सवाल है, मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ कि ऐसी क्या व्यवस्था थी, ऐसा क्या सिस्टम था कि इनका ब्रेन वॉश किया गया, या इनके खुद के मन में कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, या ये खुद किसी षड्यंत्र का मतलब किसी षड्यंत्र के शिकार हुए? क्या हुआ कि ये देश के खिलाफ साजिश करने को तैयार हो गए? इनके पास तो धन की भी कमी नहीं थी, इनके पास तो प्रतिष्ठा की भी कमी नहीं थी, इनके पास तो किसी तरह की कोई कमी थी नहीं कि हम ये कह दें कि भाई ये तो गरीब आदमी थे, तो पैसे के लालच में चले गए। प्रतिष्ठा नहीं थी, प्रतिष्ठा के लालच में चले गए। क्या वजह क्या थी बाबा जी? सर वजह थी कि ये पहलवानों को कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने, कुछ ताकतों ने इन पहलवानों को इस्तेमाल किया। असली साजिश क्या थी मैं आज बता देता हूं आपको। बिल्कुल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़े अधिकारी और तत्कालीन खेल मंत्री की ये साजिश थी, और उन खेल मंत्री जी को विभिन्न फेडरेशंस पे कब्जा करने का शौक था। वो अन्य पे भी कोशिश कर चुके। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे आरोप लगा, अच्छा ऐसे मनमानी के शुरू में यौन शोषण के आरोप लगाने की कोई प्लानिंग नहीं थी। हुँ, प्लानिंग ये थी कि सुबह 10 बजे धरना लगाना और तुम खाली अनियमितताओं के, तानाशाही के, इनडिसिप्लिन के आरोप लगाना सिर्फ, और 2 बजे तक हम इनका इस्तीफा करा लेंगे। सर गलती, पत्रकारों ने ऐसे सवाल पूछ लिए जिसमें विनेश फोगाट फंस गई। अच्छा। पत्रकारों ने पूछ लिया शोषण होता है, तो शोषण माने हरासमेंट। हुँ, इन्होंने जो आरोप लगाए थे ना, इनका मतलब था हमारा हरासमेंट होता है। हमको बोला जाता है नेशनल लड़ो, हमको बोला जाता है डिसिप्लिन में रहो। तो इनका आरोप था कि हमारा शोषण होता है, मेंटल हरेसमेंट। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि शोषण होता है, कौन सा शोषण? तो ये अचकचा गई, अचकचा गई। हुँ, अनपढ़ है ना, बिल्कुल कति लीले अनपढ़ हैं। तो उस पत्रकार ने पूछ लिया यौन शोषण होता है क्या? इनके मुंह से निकल गया हाँ। यहां पे अगर ये स्मार्ट, इंटेलिजेंट, शार्प लोग होते ना, तो तुरंत बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। या अगर निकल भी गया था, एक बार एक चैनल पे ऐसे ही चुनावी माहौल था, चैनल पे वार्ता हो रही थी, और ये प्रणव राय जो है ना एनडीटीवी वाला, हाँ जी। इसके चैनल पे एक पत्रकार ने अटल जी के भांजे से कुछ इंग्लिश में सवाल पूछ लिया, हुँ, और उसका जवाब अटल जी के भांजे ने हाँ में बोल दिया। तो प्रणय राय तुरंत समझ गया कि ना ना ये सवाल समझे नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं, नो नो नो, वो सवाल समझे नहीं है, और आपने सवाल इंग्लिश में पूछा, सवाल को हिंदी में पूछिए। फिर उस पत्रकार ने जब दोबारा हिंदी में सवाल पूछा, ये एकदम मेरी आंख की देखी हुई हुँ, घटना है टीवी पे। हुँ, तो सर उस वक्त जब इनके मुंह से निकल गई थी ना कि हाँ यो, तो तुरंत कोई समझदार आदमी अगर मंच पे बैठा होता, वो कहता नहीं 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 जी ये गलत गलत मुंह से निकल गया, ऐसा कोई बात नहीं। उस पर हुआ क्या कि जैसे ही इन्होंने स्वीकार किया उसको, या पत्रकार ने अपनी बात इनके मुंह में डाल दी, इनको लगा वाह भाई ये तो बड़ा लोगों को, सारे देश में लोगों को अरे यौन शोषण का आरोप लगा दिया। अब सब एक बार आरोप लग गए। अब उसको या तो तुरंत कवर करते कि निजी गलती से लग गए। वो इतनी स्मार्टनेस, आपने कहा ना बुद्धि, ओके। मेधा, हुँ, इंटेलिजेंस, वो उतनी थी नहीं। अब एक बार आरोप लग गए तो बहुत ज्यादा हल्ला मच गया। अब इन आरोपों के बाद ब्रजभूषण सिंह को इस्तीफा
देने के लिए कहने की हिम्मत सरकार में किसी की बची नहीं। अब कौन कह देगा कि जी आप इस्तीफा दो? इसका अगर आपने अब इस्तीफा ले लिया, इसका मतलब आरोप सच्चे थे आरोप सच्चे थे, बिल्कुल। और रायता गया फैल। तो मैंने उसी दिन वीडियो बनाई, मैंने कहा भाई ये आरोप जो लगाए हैं ना, ये मंच पे जंतर मंतर पे नहीं है, इन आरोपों पे कुछ होगा, ये तो एफआईआर करानी पड़ेगी। क्यों? बिल्कुल, और बिना एफआईआर एफआईआर। के लिए एविडेंस देना पड़ेगा। एफआईआर के लिए पहले तो विक्टिम लानी पड़ेगी। विक्टिम, अरे भाई जॉन सुसन होया हमारा, किसका होया? हाँ, आप खड़ा तो याद करो करना, करो। पीछे छोड़ी बैठी हैं, अब पीछे जो थी वो भाज गई उड़ते, पीछे कहीं बैठी थी। तो बोले अपना नाम लो, मारा क्यों ले रही है? बोले ना ना, हाँ, मारा ना होया, ये पीछे जो बैठी, अगले दिन मंच खाली था। हाँ जी। सर इनको 4 महीने लगे वो झूठे आरोप लगाने के लिए विक्टिम ढूंढने में। वो महादेव एकेडमी की कुछ लड़कियां थी, आरोप तो और भी बहुत कुछ है, बड़े मोटे पैसे देके उनपे। अब उन लड़कियों ने कोर्ट में बयान दे दिया कि ये झूठे आरोप थे जी, मारे गेलिया कुछ ना होया, मारे घर तो ये तीनों आए थे, इन ना मारते कहीं नहीं, उन्हें लिख दो। और ये बयान लिख के लाए थे, मैंने तो सिर्फ साइन करे थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था उसमें लिखा क्या है। हम्म पर अब आप बताओ सजा कितने साल की होगी एमएलए साहब को? एमएलए साहब को सजा 7 साल, 2 साल से लेकर और आजीवन तक भी जा सकती है बाबा जी। लेकिन मेरा एक और सवाल है, ये बड़ा संजीदा विषय है। क्या इनको इतना नहीं पता था कि जाट जाति, जिस जाति से ये आते हैं, वो जाति भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत है और वो अपने लोगों पे भरोसा करती है, अपने प्रतिष्ठित लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। क्या ये सजा तो इनको मिल जाएगी, सजा मिलेगी झूठा मुकदमा करने की, झूठी गवाही की, झूठे सबूतों की। लेकिन इस बात के लिए जो एक पूरी की पूरी जाति को इन्होंने बरगलाया, उस जाति का शोषण इन्होंने किया, मानसिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, उस चीज की सजा तो इन्हें परमात्मा, परमपिता परमात्मा ही देंगे। लेकिन उस वक्त पर मैं आपको हरियाणा के हालात बताता हूँ बाबा जी। हरियाणा के अंदर जातीय दंगे तक होने की संभावना इन लोगों की वजह से बन चुकी थी। तो क्या बाबा जी, ये आग से खेलने का जो इनका शौक था, इस आग में खेलने पे ये इतने बेखबर और इतने लापरवाह किस्म के इंसान है। हमने सुना है कि पहलवान बहुत अनुशासन में रहने वाला इंसान होता है, पहलवान बहुत धार्मिक होता है, पहलवान बहुत ही देश, राष्ट्र, धर्म के प्रति समर्पित होता है। लेकिन इन्होंने जो किया, एक पूरे के पूरे प्रदेश को, सिर्फ एक प्रदेश नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर जातीय संघर्ष तक का इन्होंने, जो सच कह रहा था उसको दुश्मन मान लिया जाता, जिसमें आप शामिल हैं। आपको एक वक्त पर जब आप सच कह रहे थे, तो आपको जाटों की तरफ से खुले तौर पर धमकियां, मैंने खुद सुनी है कि बाबा ऐसे हैं, बाबा को ये कर देंगे, बाबा को वो कर देंगे, जबकि आप तो खुद सच कह रहे थे। मैंने जब ये बात बोली थी तो मेरे को ऐसी बातें कही गई कि ऐसा है वैसा है, तो एक ऐसा माहौल तैयार किया गया जिस माहौल में अगर 2-4 लोगों की कोई भोला आदमी हत्या भी कर देता, तो क्या ये उस चीज की गुनहगार नहीं है बाबा जी? और इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आज जब साक्षी ये विनेश फोगाट अपने हलके में आती है, तो बड़ी मुस्कुराते हुए कहती है कि आप अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, आप ये मेरे नाम कर दो, आप वो मेरे नाम कर दो। ऐसा क्या लालच है बाबा जी जो भरता ही नहीं है? प्रदेश खा जाओ, जाति देख खा भाई, जाओ, देश खा जाओ। हुआ पता है क्या था? जब इन्होंने आरोप लगा दिए और रायता फैल गया ना, फिर हरियाणा कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और हम्म इनको लगा कि यार ये तो बीजेपी वर्सेस जाट हो रहा है। आपको हम्म ध्यान होगा कि इस मुद्दे को भाजपा वर्सेस जाट वोट बैंक बनाने की पूरी कोशिश हुई। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक अब तो नहीं रहे, बिल्कुल। उन्होंने कहा था इन तीनों लड़कियों को राजस्थान के चुनाव में जाट बहुल इलाकों में घुमाओ। हाँ, और कोई ऐसी बहस नहीं हुई जहां पहलवान आंदोलन का जिक्र हरियाणा में कांग्रेस के प्रवक्ता ना किया। या कांग्रेस समर्थक पत्रकार न करते हो, मीडिया न करता हो। इसका यकीन। मतलब इसको चुनावी मुद्दा बनाया। और
जब ये इसका मेडल चूक गया, ये वजन नहीं ले आ पाई, तो फिर दोबारा शुरू हो गए कि मोदी की साजिश है, मोदी की साजिश हाँ, है। मो- बिल्कुल। और उसके बाद जब, अरे भैया तुम्हारे खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी अमन सहरावत का वजन नहीं आया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, सस्पेंशन हो गया, सस्पेंड कर दिया कि इतनी लापरवाही क्यों की, वजन क्यों नहीं आया तेरा। वजन लाना पहलवान की जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल। तो इन्होंने मुद्दा बनाया कि नहीं, ये तो बीजेपी की साजिश के कारण वजन नहीं आया। ईशा के लोहा खवा दिया भाई मोदी ने, उड़ा ओलंपिक खाने विलेज वाले में, तो आप पहली खुद बात। थे। दूसरी चीज, दूसरी बात, जब यो बगैर मेडल बैरंग वापस आई, देश की बदनामी करा के आई, तो ये दीपेंद्र हुड्डा जब उसको वहां रिसीव करने पहुंच गया, और वहां जो मंडली उस पूरे जमावड़े में इकट्ठा हुई थी, दुनिया देखने, 35 जात उसी दिन से भड़क गई थी कि ये तो जाट पॉलिटिक्स हो रही है, इसको जाट आइकन बना दिया गया। भाई हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का हर खिलाड़ी भारत का खिलाड़ी है, ना वो बिल्कुल। हरियाणा का है, ना वो यूपी ना का वो- है, ना वो राजपूत है, ना जाट है, ना कुछ और। बिल्कुल, हम यकीन उस, है। एक मिनट, कपिल देव की क्या जात है, महेंद्र सिंह धोनी की कौन सी जात है, कौन सी कास्ट है, भारतीय। हमें क्या भारतीय। मतलब यार, भारत हाँ, का खिलाड़ी। इन्होंने उसको जात राजनीति, जातीय राजनीति का मुद्दा बना दिया, और इस यौन शोषण के फर्जी मुकदमे को जाट वर्सेस बीजेपी करा दिया। अब मुझे एक बात बताइए, जिस आदमी पे झूठे आरोप लगाए गए वो बहुत बड़ा नेता और बड़ा सक्षम अरबपति आदमी है, वो क्रिमिनल डेफेमेशन का जब सूट करेगा, तो बहुत आपको बड़ा क्या देखो में लगता बहुत बड़ा सूट होगा। कम से कम 500 करोड़। है, तो वो जब जब नायब सिंह सैनी ने इसको 4 करोड़ रुपए देने का वादा किया था ना, तो मैंने एक हम्म। वीडियो बनाई थी, दे दो जी दे दो, इब वापस घने ही देगा। मुकदमे लड़ने हैं, सर हम्म। खूड बिक जाए। और एक बात बता दूं, अरविंद केजरीवाल की तरह नहीं कि माफी मांग ली छोड़ दो। राहुल गांधी ने माफी मांग ली, आरएसएस के खिलाफ कुछ भी बकवास कर दी, फिर माफी मांगी छोड़ दो। अरुण जेटली के खिलाफ कुछ भी बकवास कर दी, फिर माफी मांगी छोड़ दिया। या ये गडकरी के खिलाफ कुछ भी बकवास कर दी, माफी मांग ली छोड़ दिया। सर ब्रजभूषण सिंह जी एक तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर छोड़ने की बात भी करेंगे, अगर किसी दबाव में, पार्टी के दबाव में या अगेन जाट पॉलिटिक्स, तो सर ब्रजभूषण सिंह के समर्थक उनको पीछे हटने नहीं देंगे कि आप कौन होते हैं माफ करने वाले, वो इस समाज की गुनाहगार है। बिल्कुल। सर किसी के, देखिए मैं एक बात कहता हूं, सर आप किसी को गोली मार दो वो मंजूर है, किसी के चरित्र पे लांछन मत लगाओ। क्यों? तो इस पूरी एक की वो पूरी सेंगर घटना है, का। सुनिए, हाँ जी। एक सेंगर है, वो एमएलए है, उसके खिलाफ गांव की ही उसकी एक रिश्तेदार लड़की ने, 16 साल की लड़की ने आरोप लगाए। मैंने कहा सुनो रे, सेंगर है बहुत बड़ा माफिया, मर्डरर, उसने कई कत्ल कर रखे और बहुत बड़ा माफिया है। मैंने कहा सेंगर पे मर्डर का मुकदमा चला के फांसी दो, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, पर सेंगर पे झूठे आरोप लगा के, सामूहिक डैश डैश के आरोप लगा के अगर आप करोगे तो मैं विरोध करूंगा। करना चाहिए। सर ये ही मेरा स्टैंड है। तो सर अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जी से ये माफी मांग लें, गिड़गिड़ा लें, और अगर वो माफ भी करना चाहेंगे ना, सर पूरा समाज खड़ा हो जाएगा कि आप कौन होते हैं माफ करने वाले, हम डिसाइड करेंगे। पूरी कुश्ती बदनाम कर दी सर। एक मिनट सुनिए, ये कहते थे कि साई सेंटर जो लखनऊ है, वहां पे यही काम होता था, वहां तो सब दल्ले बैठे थे और लड़कियां सप्लाई करते थे। सर एक सेंटर आपने साई का बदनाम कर दिया अपने हम्म। झूठे आरोप से।
वहां पे लड़कियों के कैंप लगने बंद हो गए, लखनऊ पूरा बदनाम हो गया, यूपी बदनाम हो गया, और अब पता लग रहा है कि आरोप झूठे थे। तो कौन उस बदनामी को रिपेयर करेगा? कौन उस जो डैमेज हुआ है, जो रेपुटेशन खराब हुई है लखनऊ की और यूपी की और सबकी, और कुश्ती बदनाम हुई कि कुश्ती के सारे कोच दल्ले हैं, साई सेंटर के सारे एम्प्लॉयज दलाल थे। सर 500 करोड़ का जो डेफेमेशन, क्रिमिनल डेफेमेशन सूट है ना, ये भी कम है। ऐसी ऐसी मिसाल बननी चाहिए कि सारी दुनिया को पता लगे कि नहीं, झूठे आरोप नहीं लगाने भाई। जी बाबा जी, एक और इन्होंने जो उस वक्त पर एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चलाया जिसमें इन्होंने गंगा मैया तक को शामिल कर लिया था कि हम अपने सारे के सारे मेडल जो है वो जाके गंगा माँ के अंदर बहा देंगे। वो एक तरीके से इमोशनल टॉर्चर था और इमोशनल ब्लैकमेल था इन्हीं के लोगों के खिलाफ। तो उसके बारे में आपकी संक्षिप्त में मैं टिप्पणी जानना चाहूंगा कि उस वो तो पूरे के पूरे धर्म को ही इन्होंने एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया ना कि नहीं नहीं सर, हिंदू सरकार है। उसमें भी उसमें भी इनके समर्थकों ने एक बात कही थी कि महारा गंगा के मतलब गंदे नाले हम्म। में बगा देते, गंगा में क्यों गए थे बगान, ये भी बात हुई थी। हाँ, और बिल्कुल सर। ये तो हिंदू, ये तो सनातनी सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ हो गया ना। हम्म? आप ये बताइए, इसको पद्मश्री दिया था, ये मोदी जी के घर के सामने फुटपाथ पे फेंक के चलाया था। सर वो मोदी, एक मिनट, पद्मश्री या भारत रत्न या पद्म विभूषण या कोई नेशनल अवार्ड, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड मोदी देता है? नहीं, देश देता है। देश देता है, वो देश देश का देता है। अवार्ड होता है। तुम होते कौन हो इस तरह सड़क पे फेंक के आ जाने वाले? वो मेडल तुमने जीते थे, वो मेडल देश के मेडल थे। यू शुड रिटर्न दोज मेडल्स टू WFI, और WFI अगर कहेगी तो वो UWW को रिटर्न होंगे। और एक बात अच्छा, बता दूं आपको, मेडल के साथ में पैसे भी तो रिटर्न हाँ, करने होते हैं ना पैसे बाबा नहीं जी। वापस करे थे, 1 रुपया भी किसी ने वापस नहीं कराया। क्योंकि मेन ये तो तो हमने जब पैसे भी की तो सवाल है ना, उठाए थे। वैल्यू तो उसकी। सर पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, जो सम्मान उसके साथ जुड़ा उसकी वैल्यू होती है। मैं एक बात बताऊं आपको, इनके लिए तो एक बार पैसे की ओलंपिक नहीं ना, चल रहा वरना था। तो ये सम्मान को। हाँ जी। सर एक बार ओलंपिक चल रहा था, एक पहलवान जो था, वो जो डिसीजन हुआ उससे संतुष्ट नहीं था। वो एक कुश्ती हार गया, फिर उसको थर्ड फोर्थ की कुश्ती आई, उसमें उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला। वो गया, उसने मेडल, विक्ट्री सेरेमनी में मेडल गले में पहना, उतरा नीचे और मेडल ऐसे फेंक के मैट पे चला आया। UWW ने मेडल वापस ले लिया और सारी जिंदगी के लिए कुश्ती से निष्कासित बिल्कुल। कर दिया। ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको ओलंपिक की। आप किस बिल्कुल बाबा। तरीके से UWW का दिया हुआ मेडल किसी सड़क पे या उस पे फेंक नहीं सकते। तो सर ये अच्छा, मेरा कुश्ती एक के गुनाहगार हैं, ये पूरे जाट समाज के गुनाहगार हैं, ये उन एक यकीनन हजार बाबा, लड़की, ये हर उस लड़की के गुनाहगार हैं, हर उस बेटी के जिसने गुनाहगार पहलवान हैं बनने जिसने का पहलवानी सपना करी है, देखा है। जिसने पहलवानी करी है। ये हर उस माँ बाप के गुनाहगार हैं जिन्होंने अपना पेट काट के इन बच्चों को पहलवानी कराई है। और ये सब उस सपने। ऊपर वाला हाँ बैठा जी है। बाबा। और सर इनको सजा ऊपर वाले ने देनी शुरू कर ऊपर दी हो। है, कोर्ट की सजा तो अब मिलेगी। जी बिल्कुल बाबा जी। अरे, मेरा एक और सवाल है आपसे बाबा जी। बहुत ही बार यह बात सुनने में आती है और मैं इस पे सिर्फ आपका जवाब नहीं, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, ये सवाल नहीं है। ये एक टिप्पणी लेने के लिए ही है कि बहुत बार है ना, एक खास किस्म के इंसान आपके बारे में एक झूठ फैलाते हैं कि बाबा तो जाट विरोधी है, बाबा तो जाटों का दुश्मन है। इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? सर, बाबा, जब मैंने
इस पहलवान आंदोलन पे वीडियो बनानी शुरू की ना, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप ब्रजभूषण सिंह को डिफेंड कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ सच पब्लिक को बता रहा हूं, सच या झूठ का फैसला पब्लिक करेगी। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको। एक बार नरसिंह यादव और सुशील की कंट्रोवर्सी होगी, हाँ बिल्कुल। उसमें इन्होंने झूठा आरोप लगाया कि सुशील ने और सतपाल ने नरसिंह को उसके पानी में, उसके ठंडई में स्टीरॉयड मिला दिए। तो मैंने खुल के विरोध किया था और धज्जियां उड़ाई थी। मैंने कहा ऐसे नहीं मिला देता कोई, ना मिलाया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। और मैंने उस पर कम से कम 20 पोस्टें लिखी थी। उन दिनों मैं यूट्यूब पे नहीं था, तो हाँ मैंने कहा जी। उस वक्त तो मैं जाट समर्थक हो गया था, क्योंकि मैं सुशील का पक्ष ले रहा था। क्यों? तब लोगों ने सही मुझे कहा बात। कि आप यूपी को ना, आप यूपी के हो, नरसिंह यूपी का है, तो आपको नरसिंह का पक्ष लेना चाहिए। मैंने कहा नो, मैंने कहा मैं सच्चाई का पक्ष लेता हूं हमेशा। मैंने सच्ची बात बोलनी है, कोई खुश हो कोई नाराज। मैं पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैंने तो सच बिल्कुल। बोलना है। जी। आपकी इसी बेबाकी के लिए पूरे के पूरे भारत भर में आपके प्रशंसक हैं बाबा जी। और बहुतः लोगों के साथ जब हम मिलते हैं तो आपके प्रशंसक जब मिलते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं नहीं कि बाबा। नहीं, एक मिनट, मुझे आज आपने एक सवाल पूछा कि ये तीनों वाकई पहलवान भी थे, हाँ जी। तो मैंने क्या जवाब बिल्कुल। दिया कि थे। ना जी ना, और बहुत सुंदर पहलवान तो पहलवान थे। first class है। ये सुदृढ़ तीनों, पहलवान। साक्षी भी, विनेश भी और बजरंग भी, हाँ। पहलवान तो वर्ल्ड क्लास हो, इन वर्गा पहलवान वर्ल्ड में ना होया। बिल्कुल। तो सर, जो सच है वो सच है। मैं इनको घटिया पहलवान नहीं बताऊंगा, घटिया इंसान हो सकते हैं। सुनिए, पहलवान एक नंबर थे, इंसान कैसे इंसान भी हो। घटिया निकले। तो देखो, मैं तो सर बहुत सच्ची बात बोलता हूं, मैं सच बोलने से हम पीछे नहीं हटेंगे। जी। बाबा जी आपने बहुत ही एक व्यवस्थित तरीके से इस पूरी की पूरी चर्चा को आगे बढ़ाया है। और इस पूरे के पूरे जो भी घटनाक्रम हुआ, इसमें कोर्ट तो जो करेगा करेगा ही, लेकिन एक जो नैसर्गिक न्याय प्रणाली है, जिस नैसर्गिक न्याय प्रणाली में प्रकृति न्याय करती है, वो प्रकृति का न्याय का हम सबको इंतजार रहेगा। और उस प्रकृति का न्याय जो है वहां पर बहुत, मतलब वहां पर वो ऊपर नीचे चीजें नहीं होती है, ना वहां देर है ना वहां अंधेर है। आपने इतना सारा वक्त स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी और दैनिक अंगारा को दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और हमारे तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूँ और उनके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ। आगे फिर से अगले अंक में आप सबके साथ जुड़ने का हमें फिर से मौका मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर